अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत राइटर का बहुत ही खूबसूरत नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। फ़ाइज़ अहमद का नावल है जनाब मैं हीर रांझन यार दी। बहुत ही पसंद किया जाने वाला नावल है, मेरा अपना बहुत ही फेवरेट नावल है। इनके अल्फाज के बारे में मैं क्या ही कहूँ। इनके अल्फाज ऐसे हैं कि जब ये दिल से निकलते हैं तो इनकी कहानियाँ अक्सर ही एक एहसास बन जाती हैं। वो सिर्फ कहानी नहीं रहती और ऐसे ही खूबसूरत एहसासात को कलमबंद करती हैं हमेशा से ही फ़ाइज़ अहमद। इनके नावल में मोहब्बत की नरमी भी होती है, जज्बात की गहराई भी होती है और इनके जो किरदार हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि कारी के दिल में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाते हैं। इनके बहुत से ही ऐसे नावल्स हैं जो हमें आज भी याद हैं और सबको बहुत पसंद हैं। आइए शुरू करते हैं इनका ये खूबसूरत सा नावल मैं हीर रांझन यार दी। सर झुकाए पिछले बेंच पर बैठी वो नोट बुक पर मुसलसल कुछ लिख रही थी। बड़ी सी सफ़ेद चादर इर्द गिर्द अच्छे से ओढ़े हुए वो अपने काम में मगन सी थी। वो अकेली बैठी हुई थी जबकि बाकी सब लड़कियां हंसी खुशी शरारतों में मगन थी। इसकी कोई दोस्त नहीं थी, वो अपनी ज़ात की तरह इस दुनिया में अकेली थी। एक माँ थी, वो भी बीमार, और एक छोटा 10 साल का भाई। इसे देखो, मेसनी को हर वक्त पता नहीं क्या लिखती रहती है। मलाइका ने अपने साथी दोस्त को कोहनी मारते हुए इस पर तंज किया। वो सब अब इस पर तंज करने लगी। वो बिना इन पर ध्यान दिए अपने काम में मगन रही कि लोगों का काम है बातें बनाना, उन्हें इनका काम करने देना चाहिए। आखिर कब तक करेंगे, आखिरकार चुप तो होना ही पड़ेगा उन्हें। और ये दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है। कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस के आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। सर झटकती हुई वो फिर से बहुत तवज्जो से नोटबुक पर कुछ लिखने लगी थी। कॉलेज की छुट्टी की महसूस घंटी बजने पर सब लड़कियां बैग उठाती हुई बाहर की तरफ दौड़ी थीं। क्लासरूम खाली होने के बाद वो गहरा सांस लेती उठी। बैग कंधे पर रखे वो धीमे धीमे कदमों से बाहर की तरफ बढ़ने लगी थी। आंखों में नमी थी, पता नहीं किस लिए थी ये नमी। भूख से पेट में दर्द शुरू हो गया था। आखिर 2 दिन से इसने पानी और कहवे पर गुजारा किया था, दर्द तो होना ही था। ब्लैक प्राडो अपनी मखसूस रफ्तार से एक बड़े से महल में आकर रुकी थी। गाड़ी के रुकते ही 3-4 मुलाजिम भागते हुए गाड़ी के नज़दीक आए थे। गाड़ी का डोर एहतराम से खोलकर वो सब पीछे हुए थे। अंदर से निकलती शख्सियत को देखकर पहली बार कोई भी साकित रह जाता। गहरी नीली आंखों में एक सरदपन लिए वो बाहर आया था। मगरूर, खड़ी नाक पर हमा वक्त गुस्सा ही रहता था। सहर अंगेज शख्सियत वाला वो इंसान पूरे 7 गांव का सरदार था जो बाहर से पढ़कर आया था। सब मुलाजिम हाथ बांधे बहुत एहतराम से इसे सलाम पेश कर रहे थे। वो सर हिलाता हुआ दरवाजे के सामने रुका जहां सारा घर जमा था। आखिर वो सरदार और इस घर का सबसे बड़ा बेटा था जो पूरे 5 साल बाद अपने वतन लौटा था। हशमत शाह ने अपनी तरफ अपने मजबूत बाजू बढ़ाए थे। वो उस पर हल्का सा मुस्कुराया जिस पर तीनों लड़कियां हैरत ज़दा हुई थी। उसके गालों पर पड़ते घड़े तो किसी को भी घायल कर सकते थे। अपने बाप के गले वो किसी बच्चे की तरह लगा था। अपने बाप से इसे बहुत मोहब्बत थी, उन्हें अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सबसे मिल रहा था। बहुत से चेहरों पर इसके लिए हसद और नफरत थी। आखिर क्यों? सबसे मिलता वो स्पॉट तासर चेहरे पर लिए अपने कमरे की तरफ तेज कदमों से बढ़ा था। बाकी सब भी बातें करते लॉन्च में पड़े सोफों पर बैठे थे। तैमूर, मैं कह रहा था क्यों ना कल रात सारे इलाके में दावतनामा भेजा जाए। आखिर इनका सरदार वापस आया है, इनकी दावत करना तो बनता है ना। हशाम साहब ने संजीदगी से अपने छोटे भाई को मुखातिब किया। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहने में देरी कर दी है। हम दावतनामा अब सुबह ही पहुंचा चुके हैं। तैमूर साहब मूंछों को मरोड़े देते हुए खुश अखलाकी से बोले, जिस पर वो तीनों भाई कल होने वाली दावत के बारे में डिस्कस करने लगे थे। उन्हें तो अपने भाई और भतीजे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। नौशीन बेगम तंग कर बुड़बुड़ाई थी। तीनों लड़कियां सोफे पर बैठी अपने कजन की पर्सनालिटी के बारे में बातें कर रही थी जबकि नौशीन और महीन बेगम झल भुन रही थी। आखिर इनके बेटों में आखिर किस चीज की कमी थी जो सरदारी की पगड़ी इसके सर पर रखी जा रही थी।
जो सब लोगों को अपने जूते की नोक पर रखता था। किसी से बात तक वो ठीक से नहीं करता था। हीरो को तो ऐसी ही पर्सनालिटी सूट करती है ना। किचन में पड़े खाली बर्तन इसे रुला गए थे। सच कहते हैं, भूख से बड़ा कोई अजाब नहीं होता। हीर बच्चे, कहवा ही बना दो अगर कहवे का सामान है तो। अंदर से आती अम्मा की पुकार पर वो भारी कदमों से कहवे का सामान टटोलने लगी, लेकिन खाली पड़े जार इसे खून के आंसू रुला गए थे। चची अम्मा, 5 मिनट इंतजार करें, मैं बनाती हूँ, हाथ मुंह धो लूँ पहले। किचन से ही आवाज लगाती वो बाहर के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ी। काली चादर को अच्छे से ओढ़े वो चचा मुख्तार की दुकान पर आई। चचा मुख्तियार तो अच्छे थे, लेकिन इनका बेटा इरफान वो एक नंबर का घटिया इंसान था। दुकान में चचा मुख्तियार के बजाय इरफान को देखकर इसके कदम भारी हुए थे। फिर भी कदम घसीटती हुई वो दुकान के दरवाजे के पास आई। इरफान किसी गाहक को सोता पकड़ाता इसे देखकर खबासत से मुस्कुराया। वो लर्जी थी। फिर चची अम्मी का ख्याल करती हुई वो अंदर आई। इरफान भाई, मुझे कहवे का सामान दे दें, मैं कल या परसों आपको पैसे लौटा दूंगी। सर झुकाए वो नरमी लहजे में बोली थी। इरफान कमीनगी मुस्कुराहट से इसके सरापे को देखता हंसा। वो लड़की हद से ज्यादा कमजोर थी। आम सी शक्ल, बिगड़े बाल जो चादर से आधे बाहर निकले हुए थे। मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके नजदीक आता वो ज़ारों से बोला। आंखें मीचे वो जब्त के घूंट भरती इसके अगले जुमले का इंतजार करने लगी। मुझे थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेरी बनो। इसके हाथ के पुष्प पर उंगलियां फेरता कमगीनी से बोलता हीर रजा का दिल लर्जा गया। वो खौफ से पीछे हटती हुई जाने ही लगी थी जब सामने से चचा मुख्तियार को आते देखकर वो रुकी। इरफान बौखलाकर जल्दी से काउंटर से पीछे हटा था। क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए था? मुख्तियार चचा ने उसकी सुर्ख आंखों को देखकर तशवीश से पूछा। वो चचा, कहवे का सामान चाहिए था, चची अम्मा को बनाकर देना है। इसके लरजते लहजे पर चचा मुख्तियार ने अफसोस से इस 20 साल की लड़की को देखकर फिर अपने बेटे को तनदही से घूरा। इरफान बुखलाते हुए हिसाब किताब की कॉपी लेकर बैठ गया था, जैसे बहुत हिसाब आता हो इस नालायक को। तुम रुको बेटा, मैं देता हूँ। इसके सर पर हाथ रखकर वो कहवे का सामान शॉपर में डालने लगी और आखिर में 20 रुपए का पैकेट भी से डाल दिया बिस्किट्स का। चचा, मुझे बस कहवे का सामान चाहिए, बिस्किट तो मैंने मांगे ही नहीं। वो धीमे लहजे में बोलती मुख्तियार साहब को बहुत प्यारी लगी थी। बेटा, ये मैं अपनी बेटी को खाने के लिए दे रहा हूँ और इसके पैसे भी नहीं लिखूंगा, तुम खा लेना। मुख्तार चचा ने इसके चेहरे पर भूख के साए देख लिए थे। लेकिन चचा, वो लेने से हिचकिचा रही थी। बस बेटा, इसे रख लो, मुझे अपने चचा की ही जगह रखा करो। वो शफकत से इसे जबरदस्ती पकड़ाते नए आने वाले ग्राहकों की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। गली में आते ही इसने वो बिस्किट का पैकेट खोला, मुंह की तरफ बढ़ाया। बिस्किट वहीं साकित रह गया था। अम्मी और भाई की भूख का एहसास इसे आंखें भींचने पर मजबूर कर गया था। लब सख्ती से भींचे वो बिस्किट पैकेट में डालकर घर में आ गई थी। चूल्हे पर पानी रखकर वो कहवा तैयार करने लगी थी। 3 कप कहवे बनाकर 7 प्लेट में बिस्किट भी डाल कर ले आई थी वो, जहां इसकी माँ चच्ची इसके इंतजार में थी, जबकि इसका छोटा भाई चच्ची का बेटा नोटबुक पर झुका होमवर्क कर रहा था। वो दोनों बहन भाई ही गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे। बिस्किट वो इन दोनों माँ बेटे के सामने रख गई थी। नाइला बेगम ने उसका चेहरा देखा जो पीला पड़ चुका था। उन्हें दिल में दर्द सा उठता हुआ महसूस हुआ। उनके शोहर को कितनी प्यारी थी ये लड़की, और आज वो भूख और अफलास से दिन ब दिन मुरझाए जा रही थी। उन्होंने बिस्किट को उसके होंठों की तरफ बढ़ाया। उन्हें जब से देखती वो नफी में सर हिला गई। हीर, खा लो मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुमने कल से कुछ नहीं खाया, खा लो मेरी बच्ची। नाइला कहते ही रो दी थी, तो रो तो वो भी दी थी। आखिर कब तक जब्त करती? चच्ची ये दिन कब बदलेंगे? वो इनका हाथ थाम कर आज से पूछ रही थी। बहुत जल्द, तुम देखना, हम फिर से खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे मेरी बच्ची। बस खुदा की जात पर भरोसा रखो। अगर वो दुख वाले दिन लाता है तो खुशियों भरे दिन भी जल्द लाएगा, बस सब्र करना। नाइला खातून ने इसका सर शफकत से चूमते हुए भराए लहजे में कहा।
خیام ساکت سا بیٹھا اپنی ماں اور بہن کو وہ چھوٹا سا بچہ بہت ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ آپی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بھائی ہے نا؟ خیام نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اپنے بھائی ہونے کا احساس دلایا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھتی ہی مسکرا دی، لیکن اس مسکراہٹ میں چھپا درد تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ محلے والے انہیں ختم وغیرہ پر ہی کوئی کھانے کی چیز بھیجتے تھے، ورنہ کبھی کسی نے جھوٹے منہ بھی انہیں کھانے اور پیسوں کی صلح نہیں ماری تھی۔ وہ کمرہ کیا تھا، کوئی محل ہی تھا، انتہا کا خوبصورت، جس کی 2 والز تو شیشے کی تھی۔ بڑا سا جہازی سائز گول بیڈ کمرے کے وسط میں پڑا ہوا تھا۔ وائٹ اور گولڈن تھیم کا وہ کمرہ دیکھنے والوں کو موہب کر دیتا تھا۔ بیزار تاثرات سے کمرے کو دیکھتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر آیا تو اس کا باپ اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈیڈ آپ؟ وہ آہستہ سے کہتا ہوا ان کے قریب آیا۔ بیٹا، کل ہم نے آس پاس کے سب علاقے کے مکینوں کو دعوت پر بلایا ہے، صبح جلدی اٹھ جانا۔ تمہیں اپنے دادا کی قبر پر بھی تو جانا ہے نا، اور پھر لوگ اپنے سردار سے ملانے چلے آئیں گے تو کافی وقت لگے گا۔ وہ اسے بتا رہے تھے، لیکن جانتے تھے کہ ان کے مغرور بیٹے کے خوبصورت چہرے پر بیزاری والے تاثرات تو ضرور رقم ہوں گے۔ آخر اپنے بیٹے کی نس نس سے واقف جو تھے۔ ڈیڈ یار پلیز، بورنگ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، میں اس وقت صرف سونا چاہتا ہوں۔ بنا شرٹ کے مرر کے آگے کھڑا وہ باڈی سپرے کرتا بیزاری سے بولا تو تیمور صاحب مسکرا دیے۔ اوکے، صبح ناشتے پر ملاقات ہوتی ہے، گڈ نائٹ مائی سن۔ بیٹے کو دیکھ کر کہتے وہ کمرے سے چلے گئے۔ گڈ نائٹ دھیمے سے کہتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا وہ کسی کے بارے میں سوچتا ہوا نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کالج سے گھر آئی، پاس والی ماسی رشیدہ اسی کے انتظار میں اس کی چچی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، دھیمے لہجے میں سلام کرتی وہ چچی کے پاس بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، ماسی رشیدہ نے خوش اخلاقی سے اسے جواب دیا۔ بیٹے آج 6 بجے تیار رہنا۔ ماسی رشیدہ کے کہنے پر وہ چون کر انہیں دیکھنے لگی۔ آس پاس والے گاؤں سردار تیمور خان کے گھر دعوت ہے، انہوں نے تو سب کو دعوت دی ہے، تم بھی چلنا، کھانا وغیرہ لے آنا۔ ماسی رشیدہ کے کہنے پر وہ اپنی ماں کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی، جس پر نائلہ بیگم سر جھکا گئی۔ وہ گہرا سانس لیتی ماسی رشیدہ کو جانے کی حامی بھر گئی۔ ہیر جاؤ، وردی بدل لو، گندی ہو جائے گی۔ نائلہ بیگم کے کہنے پر وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ نائلہ، جتنی جلدی ہوتا ہے اسے اپنے گھر کی کر دو، آخر زندگی کا کیا بھروسہ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو جوان بچی کہاں جائے گی؟ آج کل کے لوگ تو مردار نہیں چھوڑتے، وہ تو پھر جیتی جاگتی انسان ہے۔ ماسی رشیدہ کے کہنے پر نائلہ بیگم ساکت سی ماسی رشیدہ کو دیکھنے لگی۔ ماسی، ہمارے پاس تو کھانے کا ایک وقت نہیں، ایسے میں کون ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے گا؟ نائلہ بیگم افسردگی سے بولی۔ ارے تم فکر مت کرو، میں ڈھونڈ لوں گی بچی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ، آخر کو ہیر میری بھی بیٹی ہے، بس اب اس سے میں اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ ماسی رشیدہ کے کہنے پر نائلہ آہستہ سے سر ہلا گئی، لیکن چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی چھوٹی سی ہیر اتنی بڑی ہو گئی ہے، اور ماسی رشیدہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے دنیا کا اصلی چہرہ تو دیکھ ہی لیا تھا، وہ ہیر کے ساتھ کچھ برا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماما، غزان تو پہلے سے بھی خوبصورت ہو گئے ہیں، مہرینہ نے ماں کے ہاتھ سے دودھ پکڑتے ہوئے کسی افسوں میں کھوئے ہوئے کہا۔ مہرینہ آہستہ بولو اور اسے سردار کہو، اگر کسی نے تمہارے منہ سے یوں غزان کہا سن لیا ہوتا تو ہنگامہ ہو جاتا۔ کیا تم نہیں جانتی سردار کا نام نہیں بلایا جاتا؟ آئندہ خیال رکھنا اس بات کا۔ مہین بیگم نے اسے تندہی سے دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں ٹوکا۔ اف، ایک تو آپ لوگ بھی نا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ ماما، سردار کی شادی کس سے ہوگی؟ مہرینہ نے مچلتے دل سے پوچھا۔ تم جانتی ہو اس کی شادی صرف اور صرف شائنہ ولید سے ہوگی، پھر اس سب بکواس کا کیا فائدہ؟ مہین بیگم کے غصے سے کہنے پر وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گی۔ کیا کروں میں اس پاگل لڑکی کا؟ مہین بیگم بے بسی سے کہتی ہوئی اس کا دودھ کا گلاس اٹھانے لگی جسے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ شام کو چھت پر وہ واحد بچھی چارپائی پر بیٹھی دوسروں کے گھروں سے آتی کھانے کی مہک پر آنسو پینے لگی۔ بھوک تو اس کی ماں، بھائی اور اسے بھی بہت لگی تھی۔ کیا کروں میں اللہ، کہاں جاؤں؟
घुटनों के गिर्द हाथ बांधती वो रो दी। भूख के मारे इससे लेटा भी नहीं जा रहा था। हीर, मासी ऋषि दाई हैं। नीचे से आती चची अम्मी के आवाज पर वो आहिस्ता से उठी। मटके में रखे पानी से अच्छी तरह चेहरा धोती वो सीढ़ियां उतरती नीचे आई। चल बेटा, सरदार महल चलते हैं। मैंने तुझे बताया था ना दावत के बारे में। मासी रशीदा ने इसे याद दिलाया तो वो खाली खाली नजरों से उसे देखती रह गई। मैं चादर ले आऊं, आहिस्ता से कहती वो चची के कमरे में आई। कली पर टंकी इसकी काली चादर लेकर वो अच्छे से उड़ती हुई बाहर आई। चची, मैं जाऊं? इनसे पूछती वो इनका दिल रुला ही गई। हाँ जाओ, साथ खयाम को भी ले जाओ, रात का वक्त है बेटा। नायला ने इसकी खाली खाली नजरों से आंखें चुराते हुए कहा। खयाम, जाओ आप ही के साथ। नायला ने बुक खोले खयाम को मुखातिब किया, जो सर हिलाकर बुक बंद करता अपनी आप ही का हाथ पकड़ता मासी रशीदा के साथ निकल चुका था। आज तो बंदोबस्त हो जाएगा, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, दिल में सोचती हुई वो ठोकर खाकर नीचे गिरी थी। आप ठीक हैं? खयाम ने इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए परेशानी से पूछा। हाँ खयाम, ठीक हूँ, बस गिर गई थी। भराए हुए लहजे में बोलती वो अपने भाई के सहारे उठी। जल्दी चलो तुम लोग, वरना दावत का वक्त निकल जाएगा। मासी रशीदा के डांटने पर पाँव को घसीटने लगी। भूख से इसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। ये तो वही जानती थी या इसका रब कि वो कैसे चल रही है। आधे घंटे के बाद वो बड़े से सफ़ेद नहर के आगे थी। बहुत ऐसा चलती हो लड़की तुम, 10 मिनट का सफ़र तुमने मुझसे आधे घंटे में करवाया है। अरे तुम्हारे जितने होते थे तो पैदल शहर चले जाया करते थे, पीढ़ी से लकड़ियां काट के ले आया करते थे, लेकिन तुम्हारा पता नहीं क्या बनेगा, सुस्त लड़की। मासी रशीदा इसे डांट रही थी जिसकी जान लबों पर आई हुई थी। सर झुकाए वो इनकी डांट सुनती महल के लॉन में आ गई, जहाँ कदम रखने को जगह ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया ही यहाँ जमा हो गई हो। खयाम तो बहुत इश्तियाक से हर तरफ देख रहा था, जबकि वो फूलों की क्यारी के पास बैठ गई कि इसमें खड़ा होने की और हिम्मत नहीं थी। भाई एक गिलास पानी देना। पास से गुजरते एक लड़के से इसने बड़ी मिन्नत से कहा, जो कोल्ड ड्रिंक के गिलास ट्रे में रखे हुए था। इस लड़के ने इसे घूरा। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जाओ जाके खुद ले लो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बेकारी। वो लड़का गुस्से से कहता हुआ आगे बढ़ गया। पेट पर हाथ रखती इसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे थे, जिन्हें वहीं हथेली से रगड़कर साफ करती वो टहनी के सहारे उठी। खयाम। दूर खड़े खयाम को इसने आवाज लगाई। खयाम भागकर इसके करीब आया। जी अपी। वो लड़का उसकी रोई आंखों में देखता परेशानी से बोला, बेटा पानी ला दो कहीं से। भराए हुए लहजे में कहती वो अपने भाई से शर्मिंदा भी हुई थी। खयाम सर हिलाकर बाईं साइड को भागा। अचानक से ही शोर उठा था, लोगों का हजूम सा इकट्ठा होने लगा था। लोगों के धक्के पर धक्के लगने लगे थे। वो 2 बार नीचे गिरी थी। अगर नीचे बैठती तो इसे यकीन था लोग उसके कुचलते हुए उससे आगे बढ़ जाते। अम्मी। तीसरी बार गिरने पर वो तकलीफ से रोई थी। सब लोग लॉन के एक तरफ बने स्टेज की तरफ जमा होने लगे थे। लॉन इंतहा से ज्यादा बड़ा था। स्टेज को लाल सफेद फूलों से सजाया गया था। ऊपर रेड वेलवेट के सोफे रखे हुए थे। आप ही पानी। कयाम ने इसके होंठों से लगाते हुए उसे मुखातब किया। वो एक ही सांस में पानी का सारा गिलास खाली कर गई थी। आप ही ये भी खाएं। कयाम ने थाली में रखी रोटी इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो रोटी देखती अपने भाई को देखने लगी। तुम खा लो, मैं ठीक हूँ। इसके बाल उंगली से छूती हुई मोहब्बत से बोली। आप पहले खाएं, मैं खा लेता हूँ। वहाँ इस साइड खाने का बहुत बड़ा इंतज़ाम किया गया है। आप भी, मैं इधर ही जा रहा हूँ। वो इसकी गोद में प्लेट रख कर कहता हुआ वहाँ से भाग गया तो वह मुस्कुराई। रोटी की तह खोलती वो रोटी के बड़े बड़े लुक़मे लेने लगी थी। आफरीन है लड़की तुम पे, सरदार आने वाले हैं और तुम्हें रोटी की पड़ी हुई है। रखो इसे नीचे और अपने सरदार का उठकर इस्तकबाल करो। मासी रशीदा के तनदही से कहने पर आधी खाई रोटी को देखती खड़ी हुई, जो आधी बची थी वो इसे हाथ में कैद करके, अब चलो नतीदी कहीं की। मासी रशीदा गुस्से से कहती हुई आगे बढ़ी। वो रोटी को देखती हुई इसे प्लेट में ही रख गई। इनके साथ चलती हुई एक तरफ खड़ी हो गई। सरदार गज़ाम तैमूर खान जिंदाबाद, आपका इस्तकबाल है हम सब के इलाके में।
اس کی लॉन में होती एंट्री लोगों में इश्तियाक की लहर दौड़ा गई थी। सब लोग मिलकर खुशी से नारे लगाने लगे थे। इसने हाथ ऊपर उठाकर इनके जोश का जवाब दिया। बहुत सारे लोगों में घिरा वो स्टेज तक आया था। इसके ऊपर फूलों की बरसात कर दी गई थी। चेहरे पर बेजारी वाज़ेह देखी जा सकती थी। अना भी होंठ भींचे वो अपने बाप के कान में कुछ बात कर रहा था। हीर ने एड़ियां उठाकर अपने सरदार को देखना चाहा मगर नाकाम रही। वो अब इन सबसे कुछ बात कर रहा था। आवाज़ बहुत रोबदार थी, चेहरे पर संजीदगी सजाए वो अपने लोगों से मुखातब था। इनकी पुरखुलूसियत का शुक्रगुजार था। हीर तक बस इसकी आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद वो वहाँ से हट गया था। इसके बाप के लिए ये भी बहुत था जिसने आधा घंटा तो दिया था अपने लोगों को। पापी, हमारे नए सरदार बहुत खूबसूरत हैं, एकदम प्रिंस जैसे। ख़याम कहीं से देख आया था और अब अपनी आपी को बहुत इश्तियाक से बता रहा था। वो बेजारी से कंधे झुका गई कि पहले सरदार ने कौन से इनके लिए कुछ किया था जो ये करता, इसलिए इसे तो कोई दिलचस्पी ही नहीं ये सरदार से। तुम दोनों यहीं रहना, वहाँ खाना तकसीम किया जा रहा है, चलो आओ मेरे साथ। मासी रशीदा की खूनखार आवाज़ पर वो जल्दी से मासी के साथ लपके। मासी के कहने पर उन्हें भी खाना दे दिया गया था शॉपर में डालकर। वो दोनों बहन भाई वहाँ से निकल गए कि उनकी भूखी मां उनका घर पर इंतज़ार कर रही थी। मासी रशीदा तो वहाँ की ख़ास खादमा थी। वो तो अब रात गए तक ही वापस आती, वो इतनी देर नहीं रुक सकते थे। आप भी अब सरदार को देखती ना तो हैरत से दो चार हो जाती। ये लंबा कद, आपको पता है इनकी आंखें गहरी नीली थी जैसे इंग्लिश हीरो की होती है। वो बहुत रूप से बोल रहे थे। ख़याम की तो ज़ुबान पर बस आज अपने सरदार की ही बातें थी। बस कर दो ख़ैमी, हमें क्या, वो जैसे भी हों। तुम कदम जल्दी आगे बढ़ाओ, अम्मी घर पर देख रही होंगी। इसे डांटती हुई दाएं तरफ जाती कच्ची सड़क की तरफ बढ़ी तो ख़याम ने खफकी से मुंह बसोरा। गांव में आज सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि सब लोग तो सरदार महल में जमा थे। घर में कदम रखती वो जल्दी से किचन की तरफ आई। प्लेटों में खाना डालती वो चची अम्मी के कमरे में आई जहाँ ख़याम फिर से शुरू हो चुका था। नए सरदार की शान में कसीदे पढ़ना। ख़याम बस कर दो, अब चलो खाना खाते हैं। नीचे चटाई पर वो खाना रखती ख़याम को टोक गई। नायला ने कितने अरसे बाद दोनों बच्चों के चेहरे पर ऐसी खुशी देखी थी। खाना दोनों बच्चों के मुंह में डालती वो अंदर से रोई। इनके दोनों सेहतमंद बच्चे तो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। हीर कितना खाती थी हर वक्त, इसे कुछ ना कुछ बस खाने को चाहिए होता था। वो काफ़ी सेहतमंद हुआ करती थी। सब इसे मोटी मोटी कहकर चढ़ाया करते थे, लेकिन वो मोटी कहने से चिढ़ती नहीं थी बल्कि फ़ख्र से गर्दन अकड़ाकर कहती थी कि भाई खाते पीते घर से हूँ, भूखे घर से नहीं। और आज वही सेहतमंद बच्ची सोकर कांटा हो चुकी थी। कई दिन इनके फाकों में गुजर जाते थे। इनके शोहर जब जिंदा थे तो जिंदगी इन पर बहुत मेहरबान थी। अपनी भतीजी के तो इनमें जान हुआ करती थी। हर शाम इसके लिए कुछ न कुछ बाजार से ज़रूर लाया करते। बाजार में जो नया डिज़ाइन आता नायला बेगम सबसे पहले अपनी हीर के लिए खरीदती। उन्होंने तो इसे कभी पराया समझा ही नहीं था। वो तो इसे अपनी ही बेटी मानती थी। हीर के बाप का इंतकाल तो जब वो 2 साल की थी तब ही हो गया था। तब शर्जील साहब ने इस नन्ही जान को अपने गोश में समेट लिया और नायला बेगम ने इसे अपनी बेटी बना लिया। हीर इन दोनों को बहुत लाडली हुआ करती थी, लेकिन फिर इसी लाडली बेटी को बहुत कुछ सहना पड़ा था। इनके शोहर शर्जील गवर्नमेंट जॉब करते थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी इनकी, लेकिन एक शाम घर वापस लौटते वो एक कार के नीचे आकर दम तोड़ गए थे और अपने घर वालों को ज़मानों के बेरहम सहारे पर छोड़ गए थे। इनके शोहर को फोत हुए 1.5 साल हो चुका था, लेकिन उन्हें अभी तक पेंशन की रकम ही नहीं मिली थी। इसकी उन्होंने दरख्वास्त भी दे रखी थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं बन सका था। अम्मी वो लोग तो बहुत रईस हैं, इतनी बड़ी बड़ी कारें थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। और आपको पता है वो कारें तो गिनती में ही नहीं आई थी। ख़याम फिर से शुरू हो चुका था, जिस पर खाना समेटती हीर मुस्कुराई। वो 10वीं क्लास की तालिब इल्म थी। आज बेंच पर अकेली बैठी वो अपनी नोटबुक का खाली सफ़ा ढूंढ रही थी, जो कि नामुमकिन था कि नोटबुक फिनिश हो चुकी थी, जबकि इसे मैम रज़िया का लेक्चर नोट करना था। अगर इनका कोई लेक्चर नोट ना करे तो वो बहुत बुरी सज़ा देती थी और बेइज्जती अलग करती थी। खोलते दिल से इसके बैग में जितनी भी नोटबुक्स थी इसने सब देख ली, लेकिन कोई खाली वर्क ना मिल सका इसे। आंखों में आई नमी को पीछे धकेलती हुए खड़ी हुई कि मैम रज़िया इसे हाथ से खड़े होने का कह रही थी। जो लेक्चर नोट किया है वो दिखाओ। मिस रज़िया के दरश्तगी से कहने पर वो सर झुका गई।
मैं पागल हूँ जो बोलती रहती हूँ और तुम शहजादियाँ घर से आती हो बैठकर चलती बनती हो। इंतहाई नालायक हो तुम, दफा हो जाओ मेरी क्लास से और प्रिंसिपल के ऑफिस चलो जरा। मैम रजिया ने इसके सर पर बुक मारते हुए चलाकर कहा तो सारी क्लास मुंह पर हाथ रखे दबी दबी हंस रही थी। आंखों में आंसू लिए वो कांपते हाथों से किताबें बैग के अंदर रखने लगी। जल्दी करो सुस लड़की। एक और किताब पड़ी थी इसके सर पर। बैग कंधे पर रखती वो मिस के कमरे से निकल गई। अपने पीछे तमस्खराना नजरें वो अच्छे से महसूस कर सकती थी। ग्राउंड में बैठी वो चादर से निकले बाल दुरुस्त करने लगी थी। आंखों से कई आंसू बैक वक्त इसके गालों पर लड़के थे। कुछ ही देर में इसे प्रिंसिपल का बुलावा भी आ गया था। बहुत शिकायत मिल रही हैं मुझे तुम्हारी। आखिर तुम पढ़ाई को सीरियस क्यों नहीं ले रही? ये लास्ट वार्निंग है। अगर अब भी तुम्हारी कोई शिकायत आई तो मैं तुम्हें स्कूल से फारिग कर दूंगी। अब दफा हो जाओ। इसे हनूज सर झुकाए देखकर मैम प्रिंसिपल ने काफी गुस्से से कहा। सर झुकाए ही वहां से निकलती बाहर मेन सड़क पर आ गई। आंखों में आंसू तैर रहे थे लेकिन इसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। आंखें छपक छपक कर आंसू रोकते वो लब भींच गई। सड़क पर गोलगप्पे की रेड़ी देखकर वो वहीं थम गई। चाचू आप मेरे लिए गोलगप्पे नहीं लाए? जय मैं नहीं बोलती। आप जानते हैं ना कि गोलगप्पे ना खाऊं तो मुझे नींद ही नहीं आती। सीने पर हाथ बांधकर मुंह बसोर कर कहा गया था। सॉरी बेटा, बाहर बारिश थी तो मुझे कोई गोलगप्पे बेचने वाला मिला ही नहीं, लेकिन कल मैं अपनी बेटी के लिए ढेर सारे गोलगप्पे लाऊंगा, ठीक है? कान पकड़े इसके चाचू ने माजरत की। सच? वो चहकी थी। सच मुच मेरी जान, इसके चाचू ने इसे सीने से लगाते हुए लाड से कहा। आंखों में रुके आंसू बह निकले थे। चाचू आपके हीर ने पूरे साल से इन गोलगप्पों का जायका नहीं चखा। आप क्यों चले गए हमें बेसहारा छोड़कर? आप तो कहते थे हीर की आंखों में आप कभी एक आंसू नहीं आने देंगे, लेकिन आज आप देख लें आपकी हीर की आंखें सूखती ही नहीं। हर कोई मुझे डांटता है, मारता है कि कौन है जो कोई इसकी साइड ले। आप वापस आ जाएं या फिर हम तीनों को भी बुला लें। अच्छा गाइस, जैसा किसके साथ होता है, किसके साथ होता है कि हम नॉवेल्स के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि मैं तो ऐसे सीन्स पढ़ के बहुत इमोशनल होती हूँ। चले आगे चलते हैं। हथेलियों से आंसू साफ करते वो खुद से बुड़बुड़ा रही थी, जबकि अपने चाचू से मुखातब अपनी तरफ दो लोफर लड़कों को देखता देखकर वो चादर को अच्छे से माथे पर करती भागने से अंदाज में वहां से निकली। मजे से स्विमिंग करता वो बदमजा हुआ कि इसका फोन मुसलसल रिंग कर रहा था। नाक चढ़ाकर वो गाउन पहनता, फोन पकड़ता, बेजारी से फोन को पानी में चौल गया था। नॉनसेंस। गुस्से से बोलता हुआ वो रूम में आया। ब्लैक कलर की शर्ट, नीचे ब्लैक ही पैंट पहने वो खुद पर ढेर सारी परफ्यूम छिड़कता हुआ बाहर आया। बहुत ही नक चढ़ा और हर वक्त तैयार रहने वाला शख्स था। अपने कपड़ों पर वो हल्की सी भी सरवट बर्दाश्त नहीं करता था। वो तो सोते वक्त भी नए कपड़े पहनकर सोता था। आए सरदार बेटा, क्या खाएंगे आप? इसे नीचे आता देखकर नशीन बेगम ने मसनूई मोहब्बत से पूछा। महरीना और शिजा ने चूंक कर अपने हैंडसम कजन को देखा, जिसने आज तक उन्हें मुखातिब भी नहीं किया था। नथिंग, भारी आवाज में कहता वो अपने बाप के कमरे की तरफ चला गया। नखरे तो पहले ही 7वें आसमान पर पहुंचे हुए थे। अब तो सरदार बन गया है, अब कहाँ किसी को देखेगा वो। महीन बेगम ने जले दिल से कहा, जिस पर नौशीन ने भी सर हिलाकर तायीद की। वैसे अम्मी नखरे तो बनते हैं, सरदार की इतना खूबसूरत और ऊपर से इतना बड़ा है, आस पास तो क्या दूर तक इनके जितना कोई नहीं पड़ा, और फिर किस्मत ने उन्हें सरदार के रुतबे पर भी फाइज कर दिया है, तो नखरे तो बनते हैं अम्मी। मेहरीना ने हाथों पर मेहंदी लगाते हुए माँ की बात का जवाब पर कहा। तो मेहरीना मुँह बंद रखा कर, चल दफा हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरीन तब कर बोली, जिस पर हल्का सा मुस्कुराती हुई शान उचका गई। शिजरा तो अभी तक इस तरफ देख रही थी जहाँ से वो मगरूर शहजादा गया था। शाइना खाना आ रही है परसों, महीन ने ऊंचा बोला। आखिर अपनी बेटी को भी तो सुनाना था। महीना ने नाक मुंह बसोरा। उफ, अल्लाह करे कि इस फ्लाइट से वो इसकी सड़ी ही टूट जाए, या फिर इसकी सीढ़ी ही टूट जाए, या फिर हमारी शाइना खानम की टांग ही टूट जाए। मेहरीना ने भी जले दिल के बोले पोड़े, बकवास बंद करो। महीन की डांट पर वो मुंह बसोरती हुई वहां से पैर पटकती हुई वॉकआउट करेगी। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। महीन ने गुस्से से सर झटका, जबकि नौशीन ने जटानी को तंजिया नजरों से देखा।
मतलब ये था तुम्हारी बेटी हो और सुधरी हो, ये तो कहीं हो ही ना जाए। महीन अपनी जटानी की नजरें बखूबी समझती थी, लेकिन चुप में ही आफियत जानी थी। तो चाह रही मम्मी कह रही हैं आपने काफी महीनों से किराया नहीं दिया, अब की दफा दे दें वरना हमारी दुकानें खाली कर दें। वो दोपहर के वक्त अपनी दुकान में खड़ी चचा रहीम से धीमी आवाज में मुखातब थी, तो चचा रहीम ने इसे तंजिया नजरों से देखा। कौन सी दुकानें? हाँ, ये दुकानें तो मेरी हैं, तुम्हारा चाचा मुझे फरोख्त कर गया था। अरे मैं तो वो रकम भी अदा कर चुका हूँ, अब मुझे क्या पता इसने तुम लोगों को क्यों नहीं बताया। आई बड़ी दुकान की मालकन, अब अगर मुझे यहाँ नजर आई तो टांगे तोड़ दूंगा। इसे बाहर की तरफ धक्का देता वो फुनकारा तो एकदम बाहर सड़क पर गिर पड़ी थी, जिससे पाँव में पहनी सस्ती सी चप्पल टूट गई थी। बराई नजरों से वो इस शख्स को देख रही थी जो कितना मेहरबान हुआ करता था जब इसके चचा जिंदा थे, घर आकर किराया देता था। इस शख्स ने भी उन्हें बेसहारा जानकर अपनी असली चेहरा बहुत पहले दिखाना शुरू कर दिया था। तपती सड़क पर वो हथेलियां जमाती खड़ी हुई। चचा आप झूठ बोल रहे हैं, ये हमारी दुकानें हैं और मैं एक दिन आपसे लेकर आऊंगी, याद रखिएगा। आप लड़खड़ाते लहजे में बोलती हुई चप्पल हाथ में लेती तपती सड़क पर एक नंगे पांव से चलती हिचकियों से रो रही थी। एक पैसा नहीं था इनके पास, घर में राशन नहीं था, चची अम्मी की दुआएं खत्म हो गई थी, इसकी पेंसिलें और नोटबुक्स खत्म हो गई थी। वो कहाँ जाती, कौन था और जो इसकी मदद करता? कोई नहीं, खुदा की जात के सहारे। पाँव नीचे से सुर्ख पड़ चुका था। सुनसान सड़क पर चलती वो साथ साथ रो भी रही थी। दूर से आती ब्लैक प्राडो इसके पास से गुजरती, थोड़ी दूर जाकर रुकी थी। ए लड़की सुनो, अपने पीछे आती मर्दाना पुकार कर पर वो डर कर उछली थी। सहमी नजरों से वो भारी क्लाशन कोफ पकड़े इस आदमी को देख रही थी जो इसके करीब आ चुका था। नंगे पांव क्यों चल रही हो और रो भी क्यों रही हो? वो आदमी बेत्यासर लहजे में पूछ रहा था, तो आंसू पूछती इस आदमी को जवाब दिए वहां से जाने लगी। ये लड़की यहीं रुको, 2 मिनट, मैं आता हूँ। वो आदमी इसकी हालत समझ चुका था, इसलिए इसे कहता गाड़ी की तरफ तेज कदमों से चला गया। वो हैरत से पलटकर इस आदमी को देख रही थी। गाड़ी में बैठे आदमी से कोई बात कर रहा था, इसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी। वो ठटकी। गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे हुआ, अंदर से ब्राउन वॉच वाली सफेद कलाई नजर आई थी। दूध जैसे सफेद हाथ, इन पर छोटे छोटे बाल, दरमियानी उंगली पर पहनी आसमानी रंग की नगीने वाली अंगूठी इस शख्स के हाथ पर बहुत जच रही थी। नीले नोट पकड़ाता वो हाथ अंदर चला गया था, जबकि वो अभी भी मोहब्बत आंखों से इस हाथ को घूमता देख रही थी। वो शख्स इसकी तरफ आया, इसकी तरफ पैसे बढ़ाए, लेकिन वो लेने के लिए हाथ न बढ़ा सकी। वो भिखारी तो नहीं थी, लेकिन किस्मत ने इसे क्या बना दिया था। एक भिखारी से भी बुरी हालत थी इस कमसिन लड़की की। वो कंधे झुकाता पैसे इसके करीब रखकर चला गया। इसका साब इंतहा का गुस्से वाला था। अगर थोड़ी सी भी देर होती तो दूसरे लम्हे वो नौकरी से फारिग होता। वो साकित नजरों से अपने पैरों में उड़ते नीले नोटों को देखने लगी जो 5 नोट थे। वो आहिस्ता से बैठती इन नोटों को हाथ में समेटने लगी, साथ में रो भी रही थी। आंखें तो रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। काली चादर से नाक और आंखें साफ करती वो आसमान की तरफ देखती हुई एक बार फिर से रो दी। आज अगर इससे पैसे ना मिलते तो क्या होता, लेकिन अल्लाह ने इसकी मदद कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम। चारपाई पर रखती वो धीमे लहजे में बोली, वालेकुम सलाम बेटा, ये कहाँ से खरीद लाई हो तुम? उन्होंने हैरत से पूछा। वो अम्मा, रहीम चाचा से कुछ पैसे मिले थे किराए के, इन्हीं से थोड़ा सा सौदा खरीदा है। सर झुकाकर बोलती वो किचन में चली गई। नाइला बेगम ने शॉपर्स में झांका। 2 शॉपर्स में घर का थोड़ा बहुत सौदा था, 1 मिनट की दुआएं, तो तीसरे में 4-5 नोटबुक्स, पेंसिलें और ख़याम का यूनिफॉर्म। ख़याम का यूनिफॉर्म बहुत पुराना हो चुका था, तो वो ले आई थी। इतने पैसों में सिर्फ यही आ सका। अब इसके पास सिर्फ एक 100 का नोट था जो इसने मुश्किल से बचाया था, वरना 5000 का आज के दौर में क्या बनता है। बेटा, इसने पैसे कम दिए क्या? उन्होंने इसका चेहरा सुर्ख देखकर पूछा, जो गर्मियों रोने से सुर्ख पड़ चुका था। जी अम्मी, सर झुका इसने जवाब दिया, जिस पर नाइला ने सर तासुफ से हिलाया। फिर चूंकि इसके पाँव की सस्ती सी गुलाबी चप्पल देकर वो आते वक्त जो रेडी वाले से 150 की चप्पल लाई थी। बेटा, दुआएं अगले महीने ले लेते, तुम कोई चप्पल ले लेती। नाइला ने फिक्रमंदी से इसके बिखरे बाल समेटते हुए कहा। वो इनकी गोद में सर रखती मुस्कुराई, अलबत्ता आंखें झलमलाई थी।
امی آپ کی صحت ہمارے لیے سب سے اہم ہے. چپل تو میں اگلے مہینے بھی لے سکتی ہوں نا, آپ فکر نہ کریں. ان کی گود میں منہ چھپائے وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ نائلہ بیگم بمشکل سن پائیں. انہوں نے تعصب سے اپنی تھکی ہوئی بیٹی کو دیکھا. ہیر, جاؤ جا کر نہا لو پہلے اور تھوڑی دیر آرام کر لو, پھر تم نے 3 بجے اپنی نئی جاب پر بھی تو جانا ہے. انہوں نے پیار سے اسے مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتی اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی. نائلہ بیگم آنکھوں میں آئے آنسو اپنی چادر سے پونچھتی ہوئی اندر چلی گئی. کافی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی. شاور لیتے اس نے جو ہی آنکھیں بند کی وہ چونکی دماغ کے پردوں میں ایک بھاری سفید کلائی اور اس پر پہنی براؤن واچ جو دھوپ سے چمک رہی تھی. اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی. سر جھٹک کر وہ جلدی سے شاپ پر لے کر باہر آ گئی. چھوٹے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کرتی وہ چارپائی پہ گیلے بالوں سمیت ہی لیٹ گئی. منہ میں تکیہ دیے وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی. گھٹی گھٹی. چھوڑے میرا ہاتھ چھوٹے خان. وہ فون سنتا چونکا پچھلے باغ سے کسی کے دبی دبی آواز میں چلانے کی آواز آ رہی تھی. I will call you later. کال بند کرتا وہ انتہائی سنجیدگی سے پائیں باغ کی طرف بڑھا. آپ پاگل ہو گئے ہیں, چھوڑے مجھے خان. آواز اب کے صاف سنائی دے گئی تھی. وہ رکا. سامنے اس کا کزن کسی لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا. داور. اس کی تیز آواز پر داور اور وہ لڑکی ایک پل میں ساکت ہوئے تھے. دوسرے ہی لمحے وہ اس سے الگ ہوا تھا. لڑکی, تم جاؤ یہاں سے. اس کی سپاٹ آواز پر وہ لڑکی سر جھکائے وہاں سے بھاگی. سردار, یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے. داور بھی اپنی صفائی میں کچھ کہتا جب اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اسے زمین پر گرا گیا. Remember you, I hate liars and cheaters. انگلی سے اسے وارننگ دیتا وہ پلٹ گیا تو فون پر دوبارہ سے آن کر کے کان سے لگاتا وہ پھر سے اپنے دوست سے اہم بات کرنے میں لگ گیا تھا. داور نے نفرت امیز نظروں سے اس کی پشت دیکھی جو بے فکری سے فون میں کسی سے مخاطب تھا. سردار غزان تیمور, اچھا نہیں کیا. ایک تو مجھ سے سرداری چھین لی, دوسرا مجھے تھپڑ مار دیا. داور خان پر ہاتھ اٹھایا. You will pay سردار صاحب. گال پر ہاتھ رکھتے وہ نفرت سے چلایا. پہلے اپنی حرکتیں درست کرو, پھر کسی اور کو مزہ چکھانا. مائی ڈیئر برادر. مہرینہ کی تنزی آواز پر وہ پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھتا اس کے قریب جرحانہ قدموں سے بڑھا. سردار غزان خان. اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ تن سے چلائی جس پر داور خان وہی ساکت ہوا. اگر مجھے ٹچ بھی کیا نا تو ابھی آواز لگا لوں گی سردار جی کو. سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ مسکرا کر بولی. تمہیں تو پیدا ہوتے ہی گلا دبا کر مار دینا چاہیے تھا مجھے. وہ پھنکارا. میرا بھی یہی دل کرتا ہے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں یا پھر تمہیں زہر دے دوں. جہاں چھوٹے زمین کی تم جیسے انسان سے. نہ خود سے بولتی ہوئی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی جبکہ داور مٹھیاں بھینچ کر زب سے دانت پر دانت جما کر رہ گیا. پہلے تو اس سردار کا کچھ کرنا ہوگا, پھر تو میں تمہاری اصلی جگہ دفع کروں گا. وہ غصے سے چلاتا ہوا باہر نکل گیا. سردار محل میں ایک ساتھ بہت سی گاڑیاں داخل ہوئی تھی. سیب کھاتی مہرینہ نے گاڑی سے نکلتی قیامت کو گھورا. اس کا تو ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا. مہرینہ کے نوت سے کہنے پر شزرا نے اسے کوہنی ماری. نزاکت سے گاڑی سے باہر نکلتی شائنہ حارم کو کچھ لوگوں نے پیار سے تو کچھ نے حسد سے دیکھا. گلابی پیروں تک آتی فراق, نیچے وائٹ پجامے دار چوڑی دار پجامہ, سر پر وائٹ سا شفون کا کڑائی والا دوپٹہ, بال کھولے ہوئے تھا جو اس لڑکی کے حسن میں 4 چاند لگا رہے تھے. وہ لڑکی اپنے حسن میں اپنی مثال آپ تھی. نزاکت سے چلتی وہ سب پڑوں سے بہت احترام سے مل رہی تھی. کیسی ہو مہرینہ تم؟ وہ مہرینہ کے قریب آتی مسکرا کر نرم آواز میں بولی. ابھی تک تو ٹھیک تھی شائنہ, لیکن اگلی گھڑی کا کوئی بھروسہ نہیں. وہ ہنوز سیب کھاتی ہوئی اپنی لاپرواہ انداز میں بولی. گڈ. شائنہ خانم مسکرا کر کہتی سب بڑوں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی. اس کے تو دانت ہی ٹوٹ جائیں. گڈ پڑی آئی مس کہیں کی. غصے سے سر جھٹکتی وہ سنبھلی اور پھر ٹھٹکی. سامنے کوئی اور نہیں سردار غزان تیمور چلا آ رہا تھا. پیچھے 5-6 مرد تھے جو اس کی حفاظت کے لیے زبردستی تیمور خان نے رکھے ہوئے تھے. وائٹ شرٹ, براؤن پینٹ, براؤن ہی ویسے براؤن کے ساتھ اگر بلیک ہو تو زیادہ اچھا کمبینیشن ہوتا. نہیں,
वाइट शर्ट, ब्राउन पैंट, ब्राउन ही चौड़ी वॉच बांधे, ब्राउन ही शूज पहने वो शख्स अपनी नीली आंखों से किसी को भी घायल कर सकता था। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। इसकी माँ मिस्र की रहने वाली थी और अब भी वहीं रहती थी, लेकिन वो गज़ान और तैमूर के साथ क्यों नहीं रहती थी? सरदार इसके सामने आकर सर झुका कर एहतराम से बोली तो इसने फकत सवाल आईब्रो चुच गए। बोलो, वो पितासुर लहजे में बोला। मुझे ना आपसे टाइम पूछना था। जब कोई बात ना सूझी तो जल्दी से इसकी वॉच देकर बोल गई। सरदार ने आंखें सुकेट कर अपनी छोटी सी कज़न को देखा, फिर मोबाइल में टाइम देखकर इसे बताता हुआ आगे बढ़ गया। हाय, क्या खुशबू लगाते हैं, पता नहीं कौन सी लगाते हैं, पता करना पड़ेगा मेहरीना। दिल पर हाथ रखकर वो खास लोफराना अंदाज में बोलती सामने से आते अपने बाप को देखकर चुप हुई और फिर वहां से भाग निकली, जबकि बाप ने अपनी बेटी की हरकत पर फकत दांत ही पीसे। इसे 3 से 7 बजे तक फ्रूट पैक करने वाली फैक्ट्री में जॉब मिली थी। यार ये थोड़ी सी फर्स्ट एपिसोड है तो इसमें मेरी थोड़ी सी रीडिंग की स्पीड जो है ना वो मैं खुद मज़ा लेते हुए पढ़ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी सुनने में मज़ा आ रहा होगा। लेकिन इंट्रो है तो थोड़ा सा ऐसे ही है, इसको बहुत तेज़ी से पढ़ा जाएगा ना तो वो थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। इसे 3 से 7 बजे तक फ्रूट पैक करने वाली फैक्ट्री में जॉब मिली थी। महीने की 5,000 सैलरी तय हुई थी। फ्रूट को ड्राई क्लीन करना था, फिर इन सब पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल करना, उन्हें पैक करना, ये थी इसकी जॉब। रात के 8 बजे वो रोड पर बस के इंतज़ार में थी। वो लेट हो चुकी थी। दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान नहीं था। कांपते कदमों से वो मेन रोड की तरफ दौड़ने लगी। आंखों में नमी भी तैरने लगी। इसके पास 500 रुपये थे जो इसे आज ही मिले थे। वो अभी रोड क्रॉस करने ही लगी थी जब 2 बाइक सवार एकदम से उसके सामने आए थे। वो चीखती हुई पीछे हटी। हाँ, बच्ची डर गई बॉस, पीछे बैठे आदमी ने कहकर लगाते हुए मजाक का खेस अंदाज में कहा तो पुराने लेदर के बैग पर वो पकड़ मजबूत करती इनके करीब से गुजरने लगी। जब पीछे बैठे आदमी ने इसका बैग एक झटके से छीना था। वो खुले मुंह से बैग को इनके हाथों में देखती इनके करीब आने ही लगी जब वो एकदम से वहां से फरार हो गए थे। साकत सी वो रोड पर खड़ी रह गई, जैसे हिलने की उसमें सकत ही ना बची हो। इसका बैग तो इसके लिए बहुत कीमती था। वो बैग इसके चाचू इसके लिए लाए थे। बैग तो एक तरफ रह गया, इसमें एक इकलौता 500 का नोट, इसमें चची की शुगर की मेडिसिन थी और इसमें ख़याम के लिए थोड़ा सा फ्रूट। जो फ्रूट थोड़ा सा ख़राब होता था कंपनी वो फ्रूट अपने वर्कर्स को दे देते थे। और आज कितनी खुश थी कि क्या इसे कोई खुशी रास नहीं आनी थी। भराई आंखों से वो पूरे कद समेत सड़क पर गिरी थी। मुझे मेरा बैग दे दो प्लीज़। होंठों में हल्की सी बुड़बुड़ाहट हुई थी। दूसरे ही पल वो आंखें मूंदे फर्श पर गिर गई थी क्योंकि इसका बीपी शूट कर गया था। दूर से आती गाड़ी जो इसके वजूद से कुछ कदम दूर रुकी थी, अंदर से एक औरत भागती हुई इसके करीब आई थी। सुने जी, ये लड़की तो बेहोश पड़ी है। इस औरत ने अपने शोहर से कहा, चलो हॉस्पिटल छोड़ जाते हैं, जवान लड़की है, इसे यूं रोड पर छोड़ना ठीक नहीं। वो आदमी इस मासूम लड़की पर तरस खाता अपनी औरत से बोला, चले जी, इसे उठाने में मेरी मदद करें। वो दोनों मियाँ बीवी से गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। काफ़ी देर वहाँ बेचारों मददगार पड़ी रही। फिर कहीं जाकर उसकी बारी आई, इसे ड्रिप लगा दी गई। काफ़ी देर बाद इसे होश आया था। धीरे से भारी हुई आंखें खोलकर वो इर्द गिर्द के माहौल को न समझी से देखने लगी थी। कुछ साल पहले ये नावल लिखा गया था और तब भी पाकिस्तान की ऐसी ही हालात थी हमारे हॉस्पिटल्स की, और आज भी वही। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग अपनी जगह पर आने लगा था। तल्ख जिंदगी की सच्चाई इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू ले आई थी। सुने, क्या टाइम हुआ है? वो दूसरे बेड पर एक पेशेंट चेक करती नर्स से बोली, 9:30। नर्स कहती हुई फिर से अपने काम में लगी। उफ अल्लाह, मेरी अम्मी भाई वो तो मुझे ना पाकर कितने परेशान हो गए होंगे। उफ, मैं कैसे इतनी देर गाफिल पड़ी रही। हाथ से ड्रिप निकालती वो बाहर की तरफ भागी तो पीछे सब इस लड़की की इस हरकत को हैरत से देखते रह गए। डोर से मैं दौड़ती हुई मेन गेट में आई जहाँ हर तरफ चेयर्स पड़ी हुई थी, बहुत से लोग बैठे हुए थे। मुझे फ़ोन करना है। इसे फ़ोन करना याद आया तो वो रिसेप्शन पर बैठे लड़के के पास। इस लड़के ने घूरकर इस लड़की के बिखरे बालों को देखकर, यहाँ इलाज मुफ्त होता है, फ़ोन नहीं। वो लड़का बहुत गुस्से से बोला तो भराई हुई आंखों से 1-2 कदम पीछे। इस दुनिया में गरीब का तो कोई साथी नहीं, यहाँ सिर्फ खिलाने वालों के यार होते हैं, खाने वालों के नहीं।
ہاتھ کے پش سے ناک صاف کرتی ہوئے ننگے پاؤں باہر کی طرف بڑھنے لگی. پھر کسی اور کے کہنے کی ہمت ہی نہیں. اسے شاید اگر وہ کسی اور سے کہتی تو کوئی کروا ہی دیتا. ہاسپٹل کی بڑی سی عمارت سے وہ ننگے پاؤں باہر نکل آئی. آنکھوں میں آنسو آئے چلے جا رہے تھے. بار بار سختی سے پوچھنے پر بھی وہ خشک نہیں ہو رہے تھے. مین روڈ پر آ کر وہ تھمی. وہاں گاڑیوں کا کافی ہجوم تھا. شاید یہاں کوئی مسئلہ درپیش آیا تھا. جو پولیس بھی وہی موجود تھی. آنکھیں کالی چادر سے رگڑتی وہ گزر ہی رہی تھی جب وہ ٹھٹکی تھی. ایک بڑی سی پراڈو گاڑی کا ڈور ہلکا سا کھلا ہوا تھا. وہاں رکنے کی وجہ سیٹ پر پڑا کھلا سیل فون تھا جس میں شاید کوئی فنکشن چل رہا تھا. ہونٹ بیچے ہوئے ارد گرد دیکھتی آہستہ سے جھک کر وہ لمبا گولڈن کلر کا آئی فون پرو اٹھا چکی تھی جو اس کے ہاتھ سے بڑا تھا. آہستہ سے گرین سلور کونی سے اوپر کی جہاں ایک نمبر کالی پینسل سے لکھا ہوا تھا. اسے یاد نہیں رہتے تھے تو اپنے بازو پر پینسل سے لکھ لیتی تھی تاکہ کسی مشکل کا سہارا نہ کرنا پڑے تو کسی کا نمبر اس کے پاس ہو. یہ نمبر ان کے ہمسائے کا تھا جن کا گھر اس کے ساتھ تھا. ڈائل پیڈ پر وہ نمبر لکھ کر یس کا بٹن دباتی فون کان سے لگا گئی. ہونٹ، ہاتھ، ٹانگیں سب کانپ رہی تھی بلکہ فون بھی اس سے صحیح سے پکڑا نہیں جا رہا تھا. ہیلو شمسہ خالہ، میں ہیر بول رہی ہوں. آپ پلیز میری امی کو بتا دیں آج کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی ہے. میں آ رہی ہوں، وہ پریشان نہ ہوں. آپ بتا دیجیے گا. اے لڑکی! پیچھے سے آتی خونخوار پکار پر فون پھسل کر اس کے ہاتھ سے گرا تھا. بنا پیچھے مڑے وہ وہاں سے بھاگی تھی. بندوق مین وہاں بھاگ کر آیا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی. کیا ہوا؟ بھاری آواز پر وہ بندوق مین سرعت سے اپنے سردار کی طرف مڑا جہاں وہ کافی لوگ ساتھ لیے گارڈ کی طرف متوجہ تھا. صاحب، ایک لڑکی آپ کے فون سے کچھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی. شاید کوئی چور نہیں تھی. بھاگ گئی اس کچے کی طرف لیکن آپ کا فون بھی گرا گئی. دیکھیں سکرین ٹوٹ گئی ہے. اس آدمی نے جلدی ڈر کر بتایا تاکہ وہ گولڈن کلر کا فون اپنے سردار کی طرف بڑھایا تو سردار ہم جائیں اس طرف. ایک پولیس والا نے اس سے احترام سے پوچھا. 1 منٹ سیل دو. بھاری گمبھیر آواز میں کہتا وہ آدمی اپنے فون پکڑ کر چیک کرنے لگا. انگلیاں بڑی سرعت سے سکرین پر متحرک تھی. کال کی تھی اس لڑکی نے. بے وقوف یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کال بھی ریکارڈ ہو چکی تھی. ریکارڈنگ کا بٹن پریس کرتا وہ فون کان سے لگا گیا. خوبصورت نئے نقوش والا وہ مصری شہزادہ بلیک کلر کی پینٹ شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھا. چہرے پر بڑی بیزاری والے تاثرات رقم تھے جیسے اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو سوائے اپنی ذات کے. ہیلو شمسہ خالہ، میں ہیر بول رہی ہوں. آپ پلیز میری امی کو بتا دیں کہ آج کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی. وہ پریشان نہ ہوں، میں آ رہی ہوں. کال کٹ گئی تھی. واپس آ جاؤ. پولیس اور اپنے 2 آدمی کو کچے کے راستے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا. لیکن سردار، اگر وہ کوئی دہشت گرد یا کوئی آپ کے دشمن کی بھیجی ہوئی تو؟ پولیس والے نے پریشانی سے کان میں بلوٹوتھ لگاتے اپنے سردار سے پوچھا. اس نے فقط انسپیکٹر کو ایک نظر ہی دیکھا تھا جس پر انسپیکٹر بوکھلا گیا. اوکے، جیسے آپ کی مرضی، وہ پولیس والا کہتا جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. ہیلو غزان، تیمور خان اسپیکنگ. اگر فارغ ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا. کسی کو خفگی بھرا وائس میسج بھیجا گیا تھا. تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ تم جانتی ہو میں اتنے وقت میں ہی مر کر جی ہوں. ہمیں نہیں کرنی یہ نوکری ووکری، ہم رہ لیں گے بھوکے. نائلہ خاتون اسے سینے سے لگائے روتے چلی جا رہی تھی. وہ اتنے سے وقت میں ہی صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی. جوان لڑکی تھی. کیا خیال نہیں آ گئے تھے ان کے دل میں. پتھرائی آنکھوں سے ان کے سینے سے لگی وہ ساکت تھی. میں ٹھیک تھی امی، بس میری ساتھی لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس سے ساتھ لے کر ہاسپٹل چلی گئی اور فون کرنا یاد ہی نہیں رہا مجھے. ان کے ہاتھ چہرے پر رکھتی وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے، لیکن تم نے یہ نوکری نہیں کرو گی، چاہے کچھ بھی کہہ لو. اب جاؤ، منہ دھو کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں. آج میں نے تمہارے لیے دال چاول بنائے ہیں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا تو وہ فقط سر ہلا گئی. جاؤ پھر فریش ہو کر آ جاؤ. انہوں نے اسے وہاں سے اٹھایا. اس کے جاتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بیٹی کے ننگے پاؤں دیکھتی رہ گئی جس کے پاس نہ تو وہ لیدر کا کالا بیگ تھا اور نہ ہی چپل. لیکن انہوں نے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی. آنکھیں رگڑ کر پہنچتی وہ چھوٹے سے کچن کی طرف بڑھی. راشن ختم ہونے والا تھا. کوئی راہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کریں. سردار، آپ کا شائنہ خانم باہر گارڈن میں انتظار کر رہی ہیں. ملازم اسے سر جھکا کر بتا کر چلا گیا. سر ہلا کر وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا.
कफलिंग्स बंद करता वो बाहर आया। ये तैयारी कहीं शाइना बेगम के लिए तो नहीं, यकीनन इसी के लिए है। पिलर के पास खड़ी महरीना ने पैर पटक कर सोचा, फिर इस खूबसूरत शख्स की तैयारी को देखकर मुस्कुराई। लेकिन ये तो ऐसे ही तैयार रहते हैं हर वक्त, पता नहीं क्यों। वो फिर से बुड़बुड़ाई, फिर हाथ में पकड़े ऑरेंज जूस को देकर शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर सजाती मसरूफ से अंदाज में चलती हुई एकदम से सरदार गजान से टकराई थी। वो इस शैतान की हाला को देख नहीं सका था जो मुखालिफ सिमत से अचानक कहीं से आती इसे टकरा गई थी। ऑरेंज जूस इसकी वाइट शर्ट को दागदार कर चुका था। वो शर्ट को हैरत से देखता अपने सामने खड़ी इस लड़की को देखने लगा जो मसनूई हैरत चेहरे पर सजाए इसकी शर्ट को शौक से देख रही थी। व्हाट द हेल, व्हाट डिड दिस क्रेजी गर्ल डू? वो गुस्से से चलाया। कहाँ वो अपनी शर्ट पर मामूली से शिकन बर्दाश्त नहीं करता था और कहाँ वो लड़की इसकी शर्ट को जूस से नहला ही गई थी। सब मुलाजिम अपना काम छोड़े हैरत से सरदार को देख रहे थे कि अब तो महरीना का क्या बनेगा। महरीना ने मसनूई शाख से होंठों पर हाथ रखा हुआ था। सॉरी सरदार गजान, मैं आपको देख नहीं सकी, वरना मैं ऐसी गलती तो कभी ना करती। आप दे लें जो सजा देनी है, मैं तैयार हूँ। हाथ बांधे वो मासूम सा मुंह बनाती हुई बोली, तो दिमाग, आंखों और कान का इस्तेमाल करना शुरू करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से वार्निंग देता वो अपने कमरे की तरफ पलट गया। हाँ बेचारी शाइना खानम, और करो इंतज़ार, ये तो भी शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। हनूस हाथ बांधे वो खिलखिला कर बोली थी। काम करते मुलाजिम हैरत ज़दा हुए और भागी डांट खाकर खुश होते उसको देख रहे थे। अगर इनके खानदान में से कोई और सरदार होता तो इसकी गलती की सज़ा ज़रूर देता, लेकिन वो तो अपनी नौयत का अलग ही सरदार था। शानदार शख्सियत वाला वो मिस्री शहजादा इस खानदान का तो लगता ही नहीं था। महरीना को डाउट था कि वो इसके खानदान का है भी कि नहीं। उफ, काश ये शाइना को एक थप्पड़ मारकर मेरे सीने में ठंडक डाल दे। तुमने तो जो मेरे साथ किया था ना शाइना, इसका बदला तो मैं तुमसे लेती रहूंगी सूद समेत। मजे से बोलती हुई काम करते मुलाजिम को घूरने लगी। क्या है, मेरे मुंह पर कोई फिल्म चल रही है जो बिना आंखें झपके देखे जा रहे हो? काम करो अपना, वरना काम से फारिग कर दूंगी। वो रोब से उन्हें हुक्म देती बाल चटकती हुई बाहर की तरफ चले गई। पीछे सब मुलाजिम हैरत से निकलते अपने काम की तरफ मतवज्जो हो गए। अल्लाह हाफिज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी एपिसोड के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक का छोटा सा बटन प्रेस करना ना भूला करें। एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा शेयर का बटन प्रेस करके अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।